हेलो दोस्तों। आज हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी पॉलिटी का 7वां अध्याय हास्याकरण की समझ पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज के अध्याय में हम लोग हास्याकरण का अर्थ, इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है और समाज में कौन कौन से वर्ग इस समस्या से पीड़ित हैं, उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ पर इस अध्याय की शुरुआत मैं एक उदाहरण से करता हूँ। आप लोगों ने बचपन से अपनी नोटबुक तो देखी होगी। नोटबुक के पेज तो आप बचपन से देखते आ रहे होंगे। कुछ इस प्रकार से पेज होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर भी एक नोटबुक का पेज दिया हुआ है। इसमें आप देख पा रहे हैं बाईं तरफ यहाँ पर खाली जगह है और बाईं से थोड़ा सा 1 इंच दूर से जो लाइन यहाँ पे ड्रॉ है, उसके इस साइड से हम लोग लिखना आरंभ करते हैं। और यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इस लाइन के इस साइड से कंटेंट लिखा हुआ है। ये वाला जो स्थान आप देख रहे हैं पूरा खाली छोड़ दिया गया है। कुछ ऐसा ही आप लोग बचपन से कॉपी में ये करते आए हैं। आप लोग ये जो बाईं तरफ होती है लाइन की, इसे छोड़ देते हैं। यहाँ पर आप अमूमन प्रश्न का जो नंबरिंग है वो डाल देते हैं, इस तरह की जो बुलेट्स हैं वो डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखते नहीं हैं। लिखना आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कॉपी में जो इस तरह का जो खाली स्थान है बाईं तरफ, इसको हाशिया बोलते हैं। ऐसे ही हमारे समाज की अगर हम बात करें तो हमारे समाज में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग या समूह ऐसे होते हैं जो समाज की मुख्य धारा में खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, और उस एडजस्टमेंट न हो पाने की वजह से वो खुद को समाज से अलग थलग कर लेते हैं। तो वो जो समूह है या वो व्यक्ति जो हैं, वो हास्याकृत समूह या हास्याकृत व्यक्ति कहलाते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा अत्यंत निर्धन परिवार से आते हैं, बहुत गरीबी में पले बड़े हैं। आप गरीब हैं, लेकिन आपके जो रिलेटिव्स हैं या आपके जो और परिवारीजन हैं वो बहुत अमीर हैं, समृद्ध हैं, बहुत रिच हैं। अब उनके घर में कोई शादी या फंक्शन हो रहा है, उन्होंने आपको इनवाइट किया। आप उनके घर में फंक्शन में गए, चूंकि रिश्तेदारी है या परिवार का मामला, आपको जाना पड़ा है। आप वहाँ पर जाकर नोटिस करते हैं कि आपके जो अमीर परिवार वाले हैं वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। उनके पास जो ज्वेलरी है उसका दिखावा कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी का महिमामंडन कर रहे हैं, अपने बच्चों के बारे में महिमामंडन कर रहे हैं कि हमारा बच्चा आईएएस है, इतनी बड़ी कंपनी है। इस तरह की बातें चल रही हैं। आपको फील होता है कि भाई यहाँ पर हम मजबूरी में आ गए, हमारे लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, हम जैसे गरीबों के लिए यहाँ पे कोई इज्जत नहीं है। आपने ये भी नोटिस किया कि वहाँ पर जो अमीर लोग हैं भाई, उनकी सुनी जा रही है, उनको बढ़ चढ़कर परिवार वाले रिश्तेदार उनको तवज्जो दे रहे हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो ऐसे में आप लोग क्या करते हैं? आप यही करेंगे कि आप फंक्शन में तो जाएंगे, लेकिन आप कोई कोना पकड़ लेंगे, साइड में हो जाएंगे कि जहाँ से हम एकांत में बैठे रहें, किसी की यहाँ पे नज़र भी ना पड़े। जो मेन करता रहता है वो हम एक बार देख ले, नोटिस कर ले कि भाई आप फंक्शन में आए थे। एक तरह से हमारी अटेंडेंस लग जाए, प्रेजेंट लग जाए कि हम फंक्शन में अटेंड करने आए थे। तो आप लोगों ने ऐसा फील किया होगा। ये जो सिचुएशन है ना, ये अमीर गरीब वाली नहीं, कई बार ऐसा होता है। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, अब तैयारी अभी आप कर रहे हैं, लेकिन आपकी जॉब कब तक लगेगी ये भी आपको नहीं पता है, लगेगी भी या नहीं लगेगी ये भी नहीं पता है। तो आप लोग कहीं बाहर शादी पार्टी में जाते होंगे, तो कई लोग आपने देखा वो नोटिस करते हैं, पूछते हैं, अरे भाई क्या हुआ, जॉब लगी या नहीं लगी। तो आप उन सब के तानों से बचने के लिए क्या करते हैं, आप साइड में चले जाते हैं, कोशिश करते हैं किसी की नज़र ना पड़े या किसी से हमारा वार्तालाप ही ना हो, खुद को आप जो है दूर कर लेते हैं। तो जब आप इस तरह का माहौल क्रिएट कर लेते हैं, इस तरह की सिचुएशन में फंस जाते हैं, खुद को उन लोगों से, समूह से दूर कर लेते हैं, तो आप हास्याकृत व्यक्ति बन जाते हैं। तो समाज में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। समाज में कुछ समूह ऐसे हैं जो सदियों से प्रताड़ित होते आए हैं, या जिनके साथ उनके भाषाई, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या धार्मिक आधार पर उनको अलग मानकर उनसे भेदभाव हुआ है। तो उन व्यक्तियों ने खुद को समाज की मुख्य धारा से अलग कर लिया है। ऐसे समूहों के लिए हास्याकृत शब्द इस्तेमाल होता है। हास्याकरण का अर्थ है किसी व्यक्ति या समूह को समाज के केंद्र से हटाकर किनारे या हाशिए पर धकेल देना। जिस तरह कॉपी के पन्नों पर किनारे की जगह हाशिया पर आमतौर पर लिखा नहीं जाता, उसी तरह हाशियाई समूह भी समाज की मुख्य गतिविधियों के केंद्र में नहीं रहते। क्यों नहीं रहते, उसका रीजन हम लोग आगे यहाँ और विस्तार में जानेंगे। इस समाज में हास्याकरण होता क्यों है, इसके कारण क्या क्या है। तो कोई व्यक्ति हाशिया पर धकेले जाने के पीछे, उसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिए थे, शादी पार्टी के एग्जाम्पल दिए, आपकी जो रियल लाइफ है उसको लेकर एग्जाम्पल दिए। तो ऐसे ही समाज में भी कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है सांस्कृतिक और भाषाई। जैसे हम लोग, चूंकि हम लोग तो नॉर्थ इंडियन हैं, उत्तर भारतीय हैं, हम में से अधिकांश की जो मातृभाषा है हिंदी है। गर्व से कहते हैं कि हम हिंदी हैं, हिंदी देश है हमारा, ये बात हम बोलते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए, आप लोगों के बीच में कोई साउथ इंडियन व्यक्ति आ जाए,
तमिल या तेलुगु बोलने वाला आ जाए, और यहाँ पर तो सबके सब नॉर्थ इंडियन है, हिंदी बोलते हैं, और आप लोग उसकी भाषा के हिसाब से आप उससे भेदभाव करें कि अलग भाषा वाला है, पता नहीं क्या बोल रहा है, हम लोग मजाक भी उड़ाते हैं। ऐसे ही आप साउथ में चले जाएं, आपकी हिंदी को लेकर तमिल वाले तेलुगु वाले मजाक उड़ाएं, आपको कितना भद्दा लगेगा। आप कोशिश करेंगे कि भाई हमारा मजाक ना बने, हम साइड में कहीं चले जाते हैं, हम दूर हो जाते हैं, ताकि लोग हम पे अटेंशन ना रखें, लोग हम पर ध्यान ना दें, और हम भी अपना जो काम कर रहे हैं, हम जो जॉब कर रहे हैं चुपचाप हम कर पाएँ। तो आप जो है हास्याकृत व्यक्ति बन जाते हैं। तो यहाँ पर भी वैसा ही है। कई बार क्या होता है, सांस्कृतिक और भाषाई आधार पर लोगों के साथ भेदभाव होता है, तो ऐसे में लोग समाज के केंद्र से खुद को हटा लेते हैं। तो ये क्या होता है, ये अलग भाषा बोलना या अलग रीति रिवाज अपनाने की वजह से हम लोग लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। तो लोग इसी भय से अपने आप को उस मुख्य धारा से अपने आप को दूर कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो बिहार से लोग हैं, तो छठ पूजा उनका सबसे फेवरेट त्यौहार है, प्रसिद्ध त्यौहार है। तो कई बार क्या होता है कि जो बिहार के लोग हैं, आउट ऑफ स्टेट जो मौजूद हैं, उन स्टेटों में मौजूद हैं जहाँ पर छठ पूजा का कोई महत्व नहीं है या लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं, जब वो वहाँ पे छठ पूजा मनाते हैं तो वहाँ का जो लोकल समाज है उन्हें बड़ा संदेह की नज़र से देखता है, बड़ा अजीब नज़र से देखता है, तो उन्हें बड़ा मतलब बुरा सा फील होता है। तो यहाँ पर इस तरह का माहौल किसी के साथ हो सकता है, यानी हम लोग उसकी संस्कृति को लेकर, उसकी भाषा को लेकर उसके साथ थोड़ा सा हम अपना जो व्यंग वगैरह कर देते हैं, तो उससे उसको आघात पहुंचता है। आघात पहुंचने की वजह से वो अपने आप को बिल्कुल साइड में कर लेता है। तो ये कारण ये भी हो सकता है, धार्मिक कारण भी हो सकता है। कई बार क्या होता है, एक धर्म जो है जिसकी बहुलता है देश में, बहुलता वाला धर्म जो है, जो अल्पसंख्यक धर्म है, उनकी जो प्रथाएं हैं, उनके जो त्यौहार हैं या उनके जो भी आराध्य हैं, उनको लेकर छीटाकसी करे, उनका मजाक उड़ाए, तो जो धार्मिक समूह होते हैं उनको भी बुरा लगता है। तो बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म अल्पसंख्यक का होना, ये भी एक हास्यास्पद का कारण बन सकता है। आर्थिक आधार पर बन सकते हैं, जैसा कि हमने अभी एक शादी का एग्जाम्पल दिया था। सामाजिक हैसियत, यानी हमारे समाज में आप लोग जानते हैं कि भारतीय समाज में जो हमारा हिंदू परंपरा में वर्ण व्यवस्था सदियों से चली आ रही है, और वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपरी पायदान पे ब्राह्मण हैं, उसके नीचे क्षत्रिय, फिर वैश्य, और शूद्र जो है सबसे नीचे माने जाते हैं। शूद्रों में भी कुछ जातियां ऐसी हैं, कुछ समूह ऐसे हैं जो कि बिल्कुल नीचे रखे, अंत्यज माना गया है, बिल्कुल अछूत माना गया उन्हें, तो उनके साथ सदियों से भेदभाव हुआ है। तो उन्हें जो है सामाजिक पायदान में या जो वर्ण व्यवस्था वाले पायदान सबसे निचला माना जाता है, सबसे कमतर माना जाता है। तो समाज में कमतर या नीचा समझा जाना, तो इस वजह से भी वो लोग सोचते हैं कि भाई समाज में हमारी अब कोई वैल्यू नहीं है, तो वो समाज से दूर चले जाते हैं। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से लोग खुद को हास्याकृत महसूस कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर व्यक्तिगत स्तर पर हास्याकृत का उदाहरण दिया हुआ है, और ये उदाहरण जो है क्लासरूम का है कि क्लासरूम में एक कक्षा में बच्चा जो है खेल के मैदान में खेल रहे हैं, उस समय किसी बच्चे के साथ हास्याकृत हो सकता है। किन किन आधारों पे हो सकता है वो बताया गया है। जैसे मान लीजिए बच्चे का बोलने का ढंग औरों से अलग हो, जैसे होता है ना कि आप लोग मान लीजिए, जैसे मैंने भी कई बार ऐसा फील किया, जब मैं तो हिंदी बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं जब अंग्रेजी माध्यम के एक विद्यालय में जब मैं गया, क्योंकि मैं हिंदी माध्यम से आता था, वहाँ पे सब अंग्रेजी माध्यम के थे, थोड़ा एडवांस भी थे। ये बात है ग्रेजुएशन की, जब मैं प्रोफेशनल डिग्री के लिए एडमिशन मैंने लिया, तो बड़ा मुझे अजीब सा फील होता था। वो लोग जो है अपना जल्दी जल्दी में अंग्रेजी में निपटा लेते थे, हमें थोड़ा शुरुआत में अटपटा लगता था, अजीब लगता था। तो यहाँ पर हो सकता है कि बोलने का ढंग औरों से अलग हो, या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी संगीत, फिल्मों या खेलों में रुचि दूसरों के जैसी ना हो। भाई मान लो वो लोग इन चीज़ों में रुचि ना लेते हो, किसी और चीज़ में रुचि लेते हो, तो उनके साथ इस तरह का बर्ताव हो सकता है। पहनावा और रहन सहन अलग हो, तो इन कारणों से व्यक्ति जो है खुद को औरों से अलग महसूस करता है और उसके आत्मविश्वास में कमी आती है। यानी हमने जो स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया था, वही एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है कि ये सब चीज़ें जब हम फील करते हैं अपने साथ या हमारे समाज के साथ, अपने समूह के साथ फील करते हैं, तो हमारे आत्मविश्वास में कमी आती है और हम ये मानने लगते हैं कि भाई हम तो बिल्कुल बेकार हैं, हमारा कोई वैल्यू नहीं है। इस तरह की भावना हमारे मन में, धारणा हमारे मन में बैठ जाती है। अब देखिए, समाज के संदर्भ में यह बताया गया कि हास्याकृत के परिणाम और प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं। जब कोई समूह या समुदाय समाज में हास्याकृत हो जाता है, तो ऐसे में वो संसाधनों से भी वंचित हो जाता है। यानी ऐसे समुदायों को शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक अवसरों का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि समाज में इनकी जब कोई वैल्यू नहीं समझी जाती है, तो ये लोग जो है समाज के केंद्र से दूर हो जाते हैं, तो इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य या आर्थिक अवसर, इनसे भी ये वंचित हो जाते हैं। शक्तिहीनता, क्योंकि ये भाई हास्याकृत हैं, हास्याकृत का मतलब ये कमतर अपने आप को मानने, इनके आत्मविश्वास में कमी आ गई है,
तो जो अन्य लोग हैं या अन्य समुदाय हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं। स्ट्रांग होने के चलते वो क्या करते हैं, वो दबदबे में आ जाते, पावरफुल बन जाते हैं, शासन में आ जाते हैं या फिर सरकार में चुनकर आ जाते हैं। तो ऐसे में ये जो लोग हैं, हास्यकृत लोग हैं, ये और ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाए, इनकी शक्तिहीनता की फीलिंग आ जाती है कि भाई हमें तो कुछ है ही नहीं, हमारा तो कोई वजूद ही नहीं है। यानी जमीन, धन और राजनीतिक ताकत रखने वाले वर्चस्वशाली तबकों के मुकाबले ये समूह जो खुद को असहाय महसूस करते हैं, ये लोग जो हैं, जो लोग हास्यकृत लोग हैं, ये अपने अधिकारों को लेकर आवाज़ नहीं उठा पाते हैं क्योंकि ये समूह से कट गए हैं, समाज से कट गए हैं। इस वजह से अपने अधिकारों को लेकर भी मुखर आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। इनके अंदर सामाजिक असुरक्षा और डर का भाव आ जाता है भाई, क्योंकि इनकी संस्कृति अलग है, इनकी भाषा अलग है, इनके पास रिसोर्सेस नहीं है या समाज में इनके साथ सदियों से भेदभाव हुआ है। तो ऐसे में ये कई बार इन समूहों को, या ये समूह जो है अपने जो समकालीन और समूह होते हैं उनको दुश्मनी के भाव से या डर की भावना से देखने लगते हैं। तो यानी कई बार इन समूहों को दुश्मनी या डर की भावना से देखा जाता है। तो ऐसे में अलगाव को बढ़ता है, यानी ये अलगाव का मतलब सेपरेशन, यानी हम ये मानने लगते हैं भाई हम सबसे अलग हैं। तो अलग में क्या करते हैं, जैसे आप ही किसी फंक्शन में जाएं और वहाँ पर आपके साथ इस तरह का बर्ताव हो कि आपको बहुत बुरा लगे, हर बात में नीचे दिखाया जाए कि आपके पास जॉब नहीं है, अरे आप तो कुछ कर नहीं पाए इतने साल में, देखो फलाना लड़का जो है जॉब में है, ये लड़की देखो इस पोस्ट पर है, आप क्या कर रहे थे इतने साल से। तो आप लोग क्या करते हैं, अपने आप को अलग थलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। आप यही सोचते हैं क्यों आ गए हम फंक्शन में। तो वही इनके साथ होता है, ये भी यही सोचते हैं कि भाई हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं अब, तो अपने आप को सेपरेट मानने लगते हैं, अलग मानने लगते हैं कि हम समाज का हिस्सा है ही नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे भारतीय समाज में कुछ ऐसे समूह हैं जो इस हास्यकट की समस्या से पीड़ित हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आदिवासी समाजों की। आदिवासी शब्द का जो अर्थ है वो है मूल निवासी, अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप में सैकड़ों साल से रहते आए जो निवासी हैं उनको मूल निवासी माना जाता है। देखिए, मूल निवासी जो हैं यानी आदिवासी जो हैं, ये सदियों से प्रकृति के साथ जुड़े रहे हैं, जंगलों में रहते आए हैं। तो ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और इनमें से कई आज उसी तरह जी भी रहे हैं। हमारे पास अभी जो जनगणना के आंकड़े हैं वो 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं 2020 में कोरोना आने के चलते नई जनगणना हो नहीं पाई थी और अभी सन 2026 चल रहा है। 26 में जनगणना का कार्य स्टार्ट हो गया है, हालांकि अभी इसके आंकड़े नहीं आए हैं, इसमें समय लगेगा, 2-2.5 साल का समय लग जाएगा। तो हमारे सामने अभी भी जनगणना 2011 के आंकड़े हैं और यही अब तक चल रहे हैं। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत की कुल आबादी का लगभग 8.6% हिस्सा जो है ये आदिवासियों का है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार भारत की 100% आबादी में से 8.6% आबादी जो है ये आदिवासियों की है। सरकारी दस्तावेजों में आदिवासी समूहों को अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब कहा जाता है, इनके लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 342 है, इसके तहत वर्तमान में 730 से अधिक व्यक्तिगत जाति समूहों को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है। देखिए, मैंने आपके सामने जो लेटेस्ट आंकड़ा है वो आंकड़ा यहाँ पर दिया है। हालांकि एनसीईआरटी में आज भी पुराना आंकड़ा चल रहा है। एनसीईआरटी में जो पुराना आंकड़ा है उसमें बताया गया कि हमारे यहाँ पर 500 प्लस जनजाति समूह हैं, लेकिन वर्तमान में जो हमारा आंकड़ा है, जो कि मैंने प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का आंकड़ा लिया है जनवरी 2024 का, इसमें बताया गया है कि अभी आपके भारत में 730 प्लस जाति समूहों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 342 है, इसके तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो किसी समूह को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करें। तो यहाँ पर वही चीज़ बोली गई है कि इन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया जाता है। हमारे भारत में इनके कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर आदिवासी पॉपुलेशन रहती है वो यहाँ पे बताया गया है। जैसे हमारा जो मध्य भारत वाला खंड है, जिसमें कि छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, फिर आपका उड़ीसा आ जाता है, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्व के जो 7 राज्य हैं, 7 सिस्टर्स बोले जाते हैं, जिसमें कि अरुणाचल प्रदेश है, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। इन राज्यों में आदिवासियों की जो पॉपुलेशन है काफ़ी ज़्यादा है। अकेले उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा जैसे राज्यों में ही अकेले 60 से ज़्यादा अलग अलग जाति समूह, जनजाति समूह निवास करते हैं। वर्तमान में जो 2011 के आंकड़े हैं उनके अनुसार सबसे ज़्यादा जो आदिवासी पॉपुलेशन है वो एमपी में निवास करती है। मैं फिर से स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये हमारे पास 2011 के आंकड़े हैं, उनके अनुसार बता रहा हूँ मैं,
अगर आने वाले सालों में अगर ये डेटा चेंज हो जाए तो इसे आप अपडेट कर लेना। ये मैं आपको हिंट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर जो आपको बताया है कि सबसे ज़्यादा जो आदिवासी पॉपुलेशन है किस राज्य में है, वो एमपी में है। ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। अगर आने वाले 2-3 साल बाद, क्योंकि वीडियो तो चेंज नहीं हो पाएगी, वीडियो तो हाल फिलहाल चेंज नहीं होती है रिकॉर्ड होने के बाद, लेकिन आप इसे अपडेट कर लेना अगर नए आंकड़े आ जाएं तो। इसके अलावा जो आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है। यानी जो हमारे देश के महत्वपूर्ण खनन क्षेत्र हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं, वो इन्हीं आदिवासी इलाकों में स्थित हैं। जैसे कि जमशेदपुर है, राउरकेला है, बोकारो है, भिलाई है, वो इन्हीं आदिवासी इलाकों में स्थित हैं। यहाँ पर इनकी सामाजिक और धार्मिक विशेषताओं के बारे में बात की गई है। जैसा कि आपने इतिहास में पढ़ा होगा, आदिवासी समाज में, जैसा कि भारतीय समाज की अगर बात करें तो भारतीय समाज में तो वर्ण व्यवस्था व्याप्त रही है, लेकिन आदिवासी समाजों में इस तरह की कोई वर्ण व्यवस्था या भेदभाव वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहा है। आदिवासी समाजों में सभी को समान माना जाता है और यहाँ पर ऊंच नीच का जो फर्क है ये बहुत कम होता है। और इसी वजह से ये जो है जाति वर्ण आधारित जो व्यवस्था है इससे अलग है। देखिए, आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं। यानी यहाँ पर इनकी अलग अलग जो जनजातियाँ हैं, इनके अलग अलग जनजातीय देवता पूजे जाते हैं। यहाँ पर इनकी अलग अलग पूजा पद्धतियाँ हैं, अलग अलग तौर तरीके हैं, रीति रिवाज हैं। यहाँ पर कोई एक धर्म नहीं है, इनके अलग अलग अपने अपने रीति रिवाज हैं। इनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग हैं। जैसे हमारे हिंदू धर्म, ईसाई या इस्लाम में जो परंपराएं होती हैं, उनके हिसाब से इनकी जो पद्धतियां हैं, पूजा पद्धतियां हैं, वो सब अलग हैं। इनके यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो है प्रकृति पूजा का। अपने प्रकृति और अपने पुरखों की पूजा का कॉन्सेप्ट है। यानी ये प्रकृति का वो सम्मान करते हैं और अपने पुरखों के प्रति बहुत ज़्यादा अनुग्रही रहते हैं, पुरखों का भी बहुत सम्मान करते हैं। यानी वे अपने पुरखों की, गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। यानी अपने पुरखे, अपना गांव, गांव का मतलब जहाँ पर भी इनका जो कुनबा निवास कर रहा है जंगलों में, वो गांव इनका बोला जाता है। और अपने आसपास जो प्रकृति है उसकी ये पूजा करते हैं। पुरखों का मतलब आप जान रहे होंगे, अपने एंसेस्टर, अपने पूर्वज, उनको पुरखा कहा जाता है। तो प्रकृति से जुड़ी जो आत्माएं हैं उनमें पर्वत, नदी, पशु आदि आत्माओं की पूजा करते हैं। यानी यहाँ पर पुरखे, गांव और प्रकृति, इनमें इनकी आत्मा की पूजा की जाती है। तो प्रकृति से जुड़ी जो आत्माएं हैं, इनमें इनके पर्वत, नदी, पशु आदि की आत्माएं आ जाती हैं। ग्राम आत्माएं जो हैं उनकी पूजा जो है अक्सर गांव की सीमा के भीतर की जाती है। और जो ग्राम आत्माएं हैं उनके लिए गांव में ही कुछ निर्धारित क्षेत्र होते हैं, निर्धारित पवित्र लता कुंजों में इनकी पूजा की जाती है। यानी जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अब तो जैसे मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग आदिवासी भालू इलाकों से बिलोंग करते हैं। मैं तो मान के चलता हूँ कि आप आदिवासी इलाकों से बिलोंग नहीं करते हैं। जैसे हम लोग ही आसपास में कोई बस बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, उसे पवित्र मान की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर इनके गाँव की सीमा के भीतर कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर कोई पेड़ है, उसे पवित्र मानकर उनकी ये पूजा करते हैं। जबकि इनके जो पूर्वज हैं, पुरखे हैं, उनकी उपासना ये अपने घर में ही करते हैं। देखिए, आदिवासी समाज भी समय समय पर विभिन्न धार्मिक परंपराओं से प्रभावित हुए हैं। तो आदिवासी अपने आसपास के बौद्ध और ईसाई आदि धर्मों और शाक्त, वैष्णव, भक्ति आदि पंथों से ये प्रभावित होते रहे हैं। लेकिन एक बात ये भी सच है कि आदिवासी परंपराओं ने जो सनातन परंपराएं हैं उनको प्रभावित भी किया है। यानी भले ये हिंदू धर्म से, इस्लाम से, ईसाई से प्रभावित हुए हैं, लेकिन इन्होंने भी हमारे धर्म को प्रभावित किया है। लेकिन यह भी सच है कि आदिवासियों के धर्मों का जगन्नाथ पंथ, ओडिशा और शक्ति या तांत्रिक परंपराएं जो है बंगाल, असम में शक्ति पूजा आप लोग देखते हैं। तो ये शक्ति पूजा का चलन जो है ये यहीं से मिला है, आदिवासियों से ही आरंभ हुआ है। आदिवासियों से परंपरा निकल कर ये हिंदू परंपरा का अभिन्न अंग बन गई। ऐसे ही उड़ीसा का जो जगन्नाथ मंदिर है, तो ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ परंपरा थी वो वास्तव में आदिवासियों की परंपरा थी और आदिवासी परंपरा को ही बाद में सनातन में अडॉप्ट कर लिया गया। तो इन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। हालांकि बहुत से आदिवासियों ने समय के साथ साथ धर्मांतरण भी किया। आपने सुना होगा कि 19वीं सदी में जब हमारे यहाँ औपनिवेशिक शासन फैला है, उस समय बहुत सारे ईसाई धर्म प्रचारक भारत में आए हैं। तो उन लोगों ने इन्हें प्रलोभन दे देकर इन्हें कन्वर्ट कर लिया। तो 19वीं सदी से बहुत से आदिवासियों ने ईसाई धर्म भी अपनाया है। आज आप लोग देख रहे होंगे ये लोग ईसाई, हिंदू या इस्लाम धर्म को अपना चुके हैं। यानी इनकी जो पुरानी जो अपनी पद्धतियाँ थी वो लगभग नष्ट हो चुकी हैं, बहुत कम बची हैं। आदिवासियों की अपनी भाषाएं भी हैं और इनकी जो भाषाएं वो संभवतः संस्कृत जितनी ही पुरानी हैं। नहीं, ऐसा नहीं है इनके पास अपनी भाषाएं नहीं, इनके पास अपनी भाषाएं हैं। और ये भाषाएं जो संस्कृत जितनी पुरानी, 2,500 से 3,000 साल इनकी भाषाएं पुरानी हैं। और इनकी भाषाओं ने जो बांग्ला जैसी मुख्य धारा की जो भाषाएं हैं इनको भी प्रभावित किया है।
यानी जो बंगाली भाषा है उसमें कई आदिवासी शब्द देखने को मिलते हैं। आदिवासी भाषाओं में जो संथाली भाषा है, संथाली बोलने वालों की संख्या जो है सबसे अधिक है। देखिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में पूछा जाता है कि कौन सी आदिवासी भाषा जो है सबसे ज़्यादा भारत में बोली जाती है, संथाली है। संथाली भाषा की अपनी एक विशिष्ट लिपि है जिसे ओल्ड चिकी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया पीसीएस में, एसएससी में और कई एग्जाम में पूछा गया है कि संथाली भाषा की लिपि कौन सी है, ओल्ड चिकी है। और इस ओल्ड चिकी लिपि का आविष्कार जो है पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1925 में किया था। संथाली भाषा में जो समृद्ध लोक कथाएं भी हैं, साहित्य भी उपलब्ध है। इनकी अपनी पत्र पत्रिकाएं भी आप लोग देखते होंगे, जैसे सुना होगा इनके बारे में, जैसे सेंगल है, होर सावंता है। इनके अपने इंटरनेट पोर्टल वगैरह भी हैं, यानी इनके पास अब इनका जो है अपना समृद्ध साहित्य है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो भी संथाली समाज से आती हैं और वो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। अक्सर आप लोगों ने इनके बारे में, आदिवासियों के बारे में एक गलत धारणा अपने मन में बना ली है। जैसे आपने देखा होगा 15 अगस्त, 26 जनवरी या कोई और समारोह होता है तो आदिवासियों को अक्सर उनके रंग बिरंगे पोशाक में उनकी जो कल्चर के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन हमारे मन में ये बैठ जाता है कि भाई ये लोग तो पिछड़े हुए लोग हैं, ये तो केवल नाच गाने में ही लगे रहते हैं, इन्हें समाज से कोई मतलब नहीं है, इन्हें अपने फ्यूचर से कोई मतलब नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है, वो सब चीज़ें उनकी कल्चर का हिस्सा है, परंपरा का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि वो फ्यूचर के बारे में वो भी सोचते हैं, वो भी हर चीज़ लर्न करना चाहते हैं, लर्न कर रहे हैं। लेकिन हमारे मन में धारणा बन जाती है क्योंकि हम लोग 15 अगस्त या 26 जनवरी पर उनके जो पारंपरिक परिधान है उनके साथ उनको देखते हैं, उनके जो भी वाद्य यंत्र है उनके साथ उनको देखते हैं, नाचते गाते देखते हैं, तो हमारे मन में बैठ जाता है कि ये तो केवल नाच गाने में लगे रहते हैं, इन्हें कोई मतलब ही नहीं है। तो अक्सर सरकारी कार्यक्रमों या फिल्मों में आदिवासियों को केवल रंग बिरंगे कपड़े पहने और नाचते गाते हुए दिखाया जाता है और इस सीमित चित्रण की वजह से लोग उन्हें पिछड़ा हुआ या पुराने किस्म का मान लेते हैं। उन पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि वे बदलाव या नए विचारों को अपनाना नहीं चाहते हैं और ये जो बनी बनाई छवियां हैं ये उनके खिलाफ भेदभाव का कारण बन जाती हैं, यानी हम लोग इनके प्रति पूर्वाग्रही बन जाते हैं। अब आगे यहाँ पर है आदिवासी और विकास। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक आदिवासी समाजों ने विकास में अपना योगदान दिया है। प्राचीन काल में भारत में जो भी राजे रजवाड़े या जो भी शासक थे वो सभी संसाधनों के लिए इन्हीं आदिवासी समुदायों पर डिपेंड थे। आपने इस अध्याय में पढ़ा भी है कि हमारे भारत में जो भी खनिज संसाधन है या जो वन्य संसाधन है वो सभी इन आदिवासी इलाकों में मौजूद हैं। तो उस समय के जो भी राजा रजवाड़े थे वो सभी लोग इन आदिवासियों से ही ये संसाधन प्राप्त करते थे। भारत में साम्राज्यों के विकास के लिए वन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे और इन वन क्षेत्रों से यहाँ से लोहा, तांबा, सोना, चांदी, कोयला, कीमती लकड़ी, जड़ी बूटियाँ और पशु उत्पाद जिनमें कि मोम, लाख, शहद शामिल हैं, ये सभी इन वन क्षेत्रों से मिलते थे। शाही सेनाओं के लिए हाथी भी इन्हीं जंगलों से पकड़े जाते थे। यानी आदिवासी लोग जो हैं जंगली हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित करते थे और शाही सेनाओं के लिए तैयार करते थे। 19वीं सदी के मध्य तक जो आदिवासी लोग हैं इनका वनों पर पूरी तरह से नियंत्रण था और ये लोग जो है किसी भी बड़े राज्य के अधीन भी नहीं थे। उस समय जो भी राजा या जो भी राज्य थे वो संसाधनों के लिए इन आदिवासियों पर डिपेंड थे। औपनिवेशिक शासन की स्थापना से पहले यानी अंग्रेजों के आने से पहले आदिवासी समुदाय जो हैं ये जंगलों में शिकार करके, जंगली उत्पादों को बीन कर और जंगलों के बीच में जो झूम खेती है या जिसे स्थानांतरित खेती कहा जाता है ये करके अपनी आजीविका चलाते थे। लेकिन जब हमारे यहाँ औपनिवेशिक शासन स्थापित हो गया है उसके बाद इनकी जीवन शैली में एकदम से परिवर्तन आया है। आप लोग जानते हैं कि अंग्रेज भारत का विकास करने तो नहीं आए थे, वो भारत को लूटने आए थे। तो अंग्रेजों ने भारत में यही प्रयास किया है कि उन्हें बहुत ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति हो, क्योंकि आदिवासी समाज जो थे वो सदियों से जंगलों में रहते आए थे। तो ये जो लोग जंगलों उत्पादों पर निर्भर थे, जंगलों पर ही इनकी आजीविका चल रही थी। उस समय अंग्रेज जो थे खेती से अपना राजस्व वसूल कर रहे थे। अंग्रेजों को लगा है कि भाई आदिवासी समाज जो है हमें कुछ दे तो नहीं रहे हैं, ऊपर से जो कीमती लकड़ी है उसकी भी क्षति पहुंचा रहे हैं, उसको भी ये लोग काट रहे हैं और हमें कुछ मुनाफा भी नहीं मिल रहा है। तो औपनिवेशिक शासन ने क्या किया है, वन कानून बनाए हैं और वन कानून बनाकर आदिवासी समाजों को वनों में जाना प्रतिबंधित कर दिया है। कुछ एक आदिवासी समुदायों को इन्होंने छूट भी दी है कि अगर आप हमारे लिए लकड़ी काटेंगे तो हम आपको जंगलों में रहने देंगे। तो इस तरह से यहाँ से इन आदिवासियों का जो जीवन है ये बिल्कुल चेंज होना स्टार्ट हो गया है। अब ये जंगलों के मालिक नहीं रह गए हैं बल्कि जंगलों से बाहर हो गए हैं। तो पिछले 200 वर्षों में आई वन नीतियों, आर्थिक बदलाव और औद्योगिक दबाव की वजह से
आदिवासियों को अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ी है। उन्हें जो है उन्हें बागानों, निर्माण स्थलों और उद्योगों में मामूली वेतन पर नौकरी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि औपनिवेशिक शासन खत्म होने के बाद भारत आज़ाद हुआ, देश का संविधान तैयार हुआ, हमारे यहाँ पे पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई जिनके जरिए विकास का एक खाका तैयार किया गया। चूंकि हमारे यहाँ जितने भी खनिज संसाधन थे वो सभी आदिवासी इलाकों में मौजूद थे, तो जो आज़ाद भारत की सरकार थी उसने भी इनके साथ वही किया कि हमें संसाधन चाहिए थे। संसाधन के लिए ज़रूरी ये है कि आदिवासी लोगों को इनके स्थान से विस्थापित किया जाए। यानी जहाँ पे आदिवासी निवास करते थे उन क्षेत्रों में लोहे के अयस्क मौजूद थे, कोयले के खाने मौजूद थी। तो इन सब के चलते क्या हुआ, सरकार ने भी इनको इनके मूल स्थान से विस्थापित करना स्टार्ट कर दिया। फिर बाद में क्या है, जो भी नेशनल पार्क बने हैं, वन्यजीव क्षेत्र रिजर्व किए गए हैं, उनके लिए भी जो भी जंगल के पार्ट रिजर्व किए गए हैं वहाँ पर इन आदिवासियों की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई। इस तरह से ये लोग अपने पारंपरिक निवास से बिल्कुल अलग हो गए, इन्हें इनके पारंपरिक निवास से बिल्कुल बाहर भगा दिया गया। तो यही कारण है कि ये लोग आज जो हैं बहुत ज़्यादा गरीबी या बहुत ज़्यादा जो है असमानता से व्याप्त हैं। आदिवासियों के इलाकों में खनिज पदार्थों और जो अन्य प्राकृतिक संसाधन इनकी भी भरमार रही है, इसलिए उनकी ज़मीनों को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया है। सरकारी जो आंकड़े वो ये बताते हैं कि खनन परियोजनाओं से विस्थापित होने वालों में 50% से ज़्यादा आदिवासी हैं। एक सर्वे किया गया है आदिवासियों पर एमपी और छत्तीसगढ़ में। इससे ये पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए हैं उनमें से 79% जो आदिवासी थे। क्योंकि आदिवासी लोग थे जो हैं ये सदियों से जंगलों में रहते आए थे और जंगलों में ही, इन जंगली क्षेत्रों में ही सारे खनिज संसाधन मौजूद भी हैं। तो सरकार ने जब इन जंगलों का अधिग्रहण किया खनिज संसाधनों के उत्खनन के लिए, तो इन लोगों को हटाना पड़ा। यही कारण है कि इनके जो पारंपरिक निवास थे इसकी वजह से नष्ट हो गए। तो इनके पास, चूंकि ये लोग पूरी तरह से जंगलों पर डिपेंड थे, इनके पास कोई शिक्षा तो थी नहीं, ना ही कोई स्किल थी, तो मजबूरी में इन्हें आसपास के इलाकों में जाके मजदूरी करनी पड़ी। तो इस वजह से ये लोग जो थे गरीबी कुचक्र में फंसते चले गए। देश में बहुत सारे डैम भी बनाए गए। डैम बनाने की वजह से जो जलाशय बन जाते हैं उन जलाशयों में जंगलों के कई हिस्से डूब भी जाते हैं। तो ऐसे में इनके जो आवास थे वो भी नष्ट हो गए। वर्तमान में भारत में अगर बात करें मार्च 2026 तक हमारे भारत में 107 राष्ट्रीय पार्क हैं। राष्ट्रीय पार्क जो है आपके साथ जो हैं ये 44,403 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं और 574 वन्य जीव अभयारण्य हैं जो कि 1,27,241 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। ये जो नेशनल पार्क हैं या वन्य जीव अभयारण्य वाले इलाके हैं ये मूल रूप से आदिवासी इलाके थे। यहाँ पे कभी आदिवासी रहा करते थे। आदिवासी लोग जो है जंगलों में जानवरों के साथ बड़े मिलजुल के रहते थे। जानवरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे और जानवर भी इनको नुकसान नहीं पहुंचाते थे। लेकिन जब वन नीतियाँ बनी हैं, राष्ट्रीय पार्क घोषित किए गए हैं, वन्य जीव अभयारण्य बनाए गए हैं, तो इन लोगों को इनके पारंपरिक निवास से बाहर निकाल दिया गया है और ऐसे करके ये वहाँ से उजाड़ दिए गए हैं। चूँकि इनके जो पारंपरिक निवास हैं छिनते गए हैं, अब इनके पास कुछ बचा तो है नहीं। भाई आपसे ही आपका जो मकान एकदम से खाली करवा लिया जाए, कह दिया जाए कि अब आपका मकान जो है सरकार का है, तो आप कहाँ जाएंगे। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सदियों से ये लोग तो जंगलों पे डिपेंड थे, इन्होंने कोई नई स्किल सीखी भी नहीं। यानी जो आधुनिक समाज है उसके अकॉर्डिंग जो स्किल होती हैं, पढ़ाई लिखाई होती है, इंजीनियरिंग वगैरह की डिग्री है, इन सबसे इनका कोई वास्ता तो था नहीं। इनकी एक आम जिंदगी चल रही थी, सामान्य सी लाइफ चल रही थी, उसमें खुश थे, मस्त थे। लेकिन अब पूरी तरह से समाज बदल चुका है, औद्योगिक समाज बन चुका है। इन्हें बड़ी तकलीफ हुई क्योंकि इनके पास ना तो आवास है, ना ही इनकी आजीविका का साधन है। तो मजबूरी में क्या करते, इन्होंने मजदूरी करना स्टार्ट कर दिया। किसी फैक्ट्री में छोटा मोटा मजदूर का काम करने लगे। लेकिन इनकी जो आर्थिक स्थिति थी दिनों दिन बिगड़ती चली गई। अपने परंपरागत निवास स्थानों के छिनते जाने की वजह से बहुत सारे आदिवासी जो हैं काम की तलाश में शहरों की ओर रुख कर रहे हैं, जहाँ उन्हें बहुत मामूली वेतन पर नौकरी करनी पड़ रही है। यहाँ पर एक सरकारी आंकड़ा है, ये बताता है कि ग्रामीण इलाकों में 45% और शहरी इलाकों में 35% आदिवासी समूह जो हैं ये गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। गरीबी रेखा से नीचे मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन। सरकार ने जो पॉवर्टी लाइन की जो सीमा तय की है, गरीबी की सीमा तय करी है, उससे भी नीचे ये अपनी जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। इनका ये आंकड़ा है, बताया गया है। चूँकि ये लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, इसकी वजह से अपने बच्चों को अच्छा पोषण नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा पोषण न मिलने की वजह से इनके बच्चे जो हैं कुपोषित हैं, यानी इनके बच्चों में कुपोषण की दर ऊंची है। आदिवासी लोग अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पा रहे हैं, भले गवर्नमेंट ने फ्री शिक्षा दी है, लेकिन चूंकि इनकी जो भाषा है, इनके जो तौर तरीके हैं, रीति रिवाज हैं,
वो सामान्य लोगों से अलग हैं, तो इन्हें जो है समाज की मुख्य धारा से डर लगता है कि कहीं लोग हमारा मजाक ना उड़ाएं। इस वजह से इनके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। तो इन इन समाजों में साक्षरता दर भी बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि इन्हें इनके मूल स्थान से विस्थापित किया गया, इन्हें वहाँ से हटा दिया गया है। इसकी वजह से आदिवासियों की जो भी सांस्कृतिक परंपराएं रही हैं या जो भी जीने का तरीका है इनका, वो नष्ट हो गया है। देखिए, यहाँ पे कुछ कुछ घटनाओं का जिक्र और किया गया है, जिन घटनाओं में आदिवासियों की जीवन शैली पर बहुत बड़ा असर डाला। आप लोगों को पता होगा कि असम में जो चाय के बागान लगाए थे वो अंग्रेजों ने लगाए थे, लेकिन असम के जो चाय बागान थे उनको ग्रो करने में सबसे अहम योगदान आदिवासियों का रहा। भाई, अंग्रेजों ने भारत में रोपड़ कृषि की स्टार्टिंग तो करवाई। अब उस रोपड़ कृषि को करवाने के लिए मजदूर चाहिए थे, तो उस समय आदिवासी जो लोग थे इन्हें जंगलों से बाहर किया जा रहा था, वन कानून बनाए जा रहे थे, आदिवासियों के सामने कोई विकल्प था नहीं। तो इस मौके का फ़ायदा उठा के अंग्रेजों ने क्या किया, इनसे अनुबंध करवाए, इनसे जो है पहले ही एक डील कर ली कि भाई हम आपको फलानी जगह ले जाएंगे और आपको इसके बदले में वहाँ पे अच्छा खासा खाना फाना मिलेगा, आपकी आजीविका चलेगी और आपको हमारे लिए काम करना होगा। ये लोग भी मान गए, भाई इनके पास अब कोई साधन तो है नहीं, इनके पारंपरिक निवास छिन चुके हैं, आजीविका के साधन है नहीं, तो ये भी मजदूरी करने को तैयार हो गए। तो अंग्रेजों ने इनसे समझौते करके, इनसे एग्रीमेंट करके इन्हें इन खेतों में काम करने के लिए ये लोग ले गए। तो बहुत सारे मजदूर जो थे, बहुत सारे जो आदिवासी जो थे, असम ले जाए गए। कई आदिवासी समूहों को जो है भारत से बाहर आपने देखा वो कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर काम करवाने के लिए ले जाया गया है, जो कि कभी फिर वापस लौट के नहीं आ पाए। इन्हें गिरमिट अनुबंध के तहत ले जाया गया था, गिरमिटिया मजदूर भी इन्हें कहा जाता है। तो इस तरह से भी इनके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पे वही कहानी बताई गई है कि चाय उद्योग और आदिवासी पलायन। जहाँ पे झारखंड की कहानी बताई गई है कि झारखंड के आसपास के इलाकों के जो आदिवासी हैं, ये 1830 के दशक से ही मॉरिशस, कैरिबियन और असम के चाय बागानों में काम करने गए। अकेले असम में आज करीब 70 लाख आदिवासी हैं, जो कि कभी मध्य भारत से या मध्य भारत के निवासी हुआ करते थे और ये मध्य भारत से यहाँ पर आए थे। 19वीं सदी में ही इन पलायनों की वजह से तकरीबन 5 लाख आदिवासी जो थे मौत के मुंह में जा चुके थे, क्योंकि आदिवासियों को वहाँ पर काम करने की जो दशाएं दी गई थी बहुत ज़्यादा विपरीत थी। जमकर इनका शोषण किया जाता था, इनके साथ मारपीट की जाती थी, भोजन वगैरह भी टाइम पर नहीं मिलता था, और कई आदिवासी जो भागने का प्रयास करते थे उनको पकड़कर फांसी दे दी जाती थी या फिर बीमारी से भी मर जाते थे। तो उस समय बड़ी संख्या में आदिवासी लोग मरे भी। अभी एक हाल का ही एग्जाम्पल दिया गया है, उड़ीसा का एग्जाम्पल है, न्यामगिरी पर्वत का एग्जाम्पल है। देखिए, न्यामगिरी जो पर्वत है ये उड़ीसा के कालाहांडी जिले में पड़ता है, और ये जो न्यामगिरी क्षेत्र है ये डोंगरिया कोंड नामक एक आदिवासी समुदाय है, इसका क्षेत्र माना जाता है। और ये न्यामगिरी जो पर्वत है, ये लोग इस पर्वत को अपना पवित्र पर्वत मानते हैं। अब इस पर्वत के नीचे क्या है, इसके नीचे एल्यूमिनियम अयस्क है, यानी जो बॉक्साइड वगैरह अयस्क है वो इसके नीचे मौजूद है। अब सरकार चाहती है भाई इसका उत्खनन करें, आर्थिक लाभ कमाएं, देश की आधुनिक प्रगति में योगदान दें। अब ये लोग तो नहीं चाहते हैं, इनको तो ये है कि हमारा जो पवित्र पर्वत है इसे तो बख्श दो, इसे छोड़ दो। ये सरकार मानने को राजी नहीं है। सरकार ने एक प्राइवेट कंपनी को ठेका दे दिया है। तो ऐसे में इन लोगों ने इस प्राइवेट कंपनी के खिलाफ जमकर संघर्ष भी किया है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि होता कुछ नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। भाई, जिसकी सरकार है वो जो चाहे वो कर सकता है, और आज ऐसा हो भी रहा है। सरकार जिस क्षेत्र को अधिग्रहण करना चाहती है आराम से कर लेती है, सरकार के पास सब कुछ है, पुलिस है, प्रशासन है। आदिवासी आज भी असहाय हैं। तो वही चीज़ यहाँ वो कहानी बताई गई है कि न्यामगिरी पर्वत को बचाने के लिए इन लोगों ने जमकर संघर्ष किया। हालांकि ऐसा कि आप अंत में जानते हैं, अंत में होता क्या है, सरकार जीतती है। तो वही यहाँ पर भी हुआ। तो हम लोगों ने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ लिया है कि आदिवासी समाज कैसे हास्याकृत समाज बन गया है। तो वो सब चीज़ें हमने यहाँ पे जान ली हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, वो भी आज हास्याकरण की ओर बढ़ रहे हैं। इसके पीछे क्या क्या कारण है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी शब्द जो है ये ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी से कम होते हैं। जैसे भारत की बात करें तो भारत में बहुसंख्यक आबादी जो है हिंदू समाज की है। तो बाद बाकी जो हमारे यहाँ और जो धार्मिक समुदाय हैं, जैसे मुस्लिम हों, ईसाई हों, यहूदी हों, इनकी संख्या कम है, पारसियों की संख्या कम है। तो ये हमारे यहाँ अल्पसंख्यक हैं। लेकिन जो अल्पसंख्यक की अवधारणा ये केवल संख्या तक सीमित नहीं है, इसमें सत्ता, संसाधनों तक पहुंच और सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम भी शामिल होते हैं। देखिए, जब किसी समुदाय की संख्या कम होती है तो उसकी जो हिस्सेदारी है संसाधनों में, सत्ता में, वो भी कम हो जाती है।
जैसा कि अक्सर होता है। आपने भी देखा होगा कि मान लीजिए आपके क्षेत्र में किसी एक जात की बहुलता है और दूसरी जाति कम है, तो आपने देखा होगा अक्सर सत्ता में कौन चुना जाता है, उसी जात के कोई लोग चुने जाते हैं, क्योंकि लोग अपनी जात वाले को वोट डालेंगे। तो भारत में भी ऐसा ही होता है। यहाँ पे बहुसंख्यक में एक पूरा वर्ग है, अल्पसंख्यक लोगों को कम अधिकार मिले, तो अल्पसंख्यक लोग न तो सत्ता में आ पाते हैं, न ही संसाधन मिल पाते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो बहुसंख्यकों की जो बहुलता है, बहुसंख्यकों का दबदबा है, कई बार अल्पसंख्यकों को दबाने का प्रयास भी करता है। हालांकि हमारे संविधान ने कुछ ऐसे प्रावधान भी दिए हैं जिनके जरिए इन अल्पसंख्यक समुदायों की जो भी अधिकार हैं उनको सुरक्षित रखा जा सके। तो मौलिक अधिकारों में आपने सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो हमें मिले हैं अनुच्छेद 29-30 के जरिए, तो इनके जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक जो हैं इनको सुरक्षा प्रदान करता है। और इन्हें सुरक्षा प्रदान करने के पीछे कुछ कारण भी हैं, जैसे सांस्कृतिक वर्चस्व से बचाव। सांस्कृतिक वर्चस्व का मतलब क्या है, जो बहुसंख्यक समुदाय है वो कहीं ऐसा ना हो कि वो इन लोगों की संस्कृति को अपने से कमतर मान के उनकी उपेक्षा ना करे। तो बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति सरकार और समाज की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है, जिससे छोटे समुदायों के हाशिए पर जाने का डर रहता है। भेदभाव से सुरक्षा, भाई अक्सर जो समाज में जो लोग बहुलता में होते हैं वो अपने से कम संख्या वाले लोगों को दबाने का प्रयास करते हैं, ऐसा देखा जाता है। तो संविधान ने इस वजह से भी इन्हें विशेष प्रावधान दिए हैं ताकि जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं इनको नुकसान ना पहुंचे, ये भेदभाव से बचे रहें। असुरक्षा की भावना से बचाओ। देखिए कई बार जब हम अकेले पड़ जाते हैं या हमारा जो वर्चस्व कम होता है तो हमें डर लगने लगता है, हमें लगता है कि भाई सामने वाला समूह में दबा ना दे। ऐसा हुआ भी है भारत में। तो कई बार क्या होता है कि लोग जो हैं लड़ाई के मूड में आ जाते हैं, यानी जब लोग देखते हैं कि भाई अब हमारा यहाँ कुछ नहीं है तो लोग लड़ने के मूड में आ जाते हैं, हिंसात्मक हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी है, जब समुदायों के बीच संबंध तनावपूर्ण होते हैं तो छोटे समुदाय अपनी जान माल और कुशल क्षेम को लेकर असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। तो संविधान ने क्या किया है, इन सभी व्यवस्थाओं, इन सभी सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान जो है भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा, समानता और न्याय की स्थापना के लिए संकल्पित है, संकल्पबद्ध है। यानी हमारे संविधान में जो मूल तत्व है वो क्या है, डाइवर्सिटी, यानी हमारे यहाँ की जो विशेषता क्या है संविधान की, सांस्कृतिक विविधता में एकता। इसके अलावा समानता और न्याय के विचार, यानी हमारा संविधान के जो मूलभूत कॉन्सेप्ट हैं उनका हनन ना हो, इसलिए हमारे यहाँ माइनॉरिटीज को भी अधिकार मिले हैं ताकि वो लोग भी गरिमापूर्ण जीवन यहाँ पर जी सकें, उनके अधिकारों को भी जगह मिल सके। यहाँ पर मुसलमानों की बात की गई है, मुस्लिम समाज और हाशियाकरण। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पॉपुलेशन में जो मुसलमानों की संख्या है वो 14.2% है। यानी हमारे यहाँ पर 100% आबादी में 14.2% जो है मुस्लिम है। ये 2011 का आंकड़ा है। इन्हें हाशियाई समुदाय क्यों माना जाता है, क्योंकि ये विकास के जो विभिन्न संकेतक हैं जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी नौकरी, इन सभी में जो बहुसंख्यक समुदाय है उसके मुकाबले ये लोग पिछड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें हाशियाई समुदाय माना जाता है। देखिए यहाँ पर कुछ सर्वे के आंकड़े दिए गए हैं, कुछ रिपोर्ट्स के डेटा यहाँ पर दिया गया है। हालांकि ये पुरानी रिपोर्ट्स हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दी हुई थी, वही मैंने यहाँ पर रखी हैं। ये मूलभूत सुविधाओं को लेकर है। यहाँ बताया गया कि कौन से धार्मिक समुदाय के पास कौन सी मूलभूत सुविधा ज़्यादा है, पक्का घर, बिजली, नल का पानी। हिंदू के बारे में बताया कि हिंदू में लगभग 65.4% परिवारों के पास उस समय 2008-9 में पक्के घर थे, 75.2% परिवारों के पास बिजली थी और 43.7% परिवारों के पास नल का पानी था। मुस्लिमों की बात करें तो हिंदुओं की तुलना में इनके पक्के घर कम थे, बिजली की पहुंच भी हिंदुओं की तुलना में इनके पास कम थी और नल का पानी भी इनके पास कम पहुंच रहा था, यानी हिंदुओं की तुलना में इनके पास नल के पानी की पहुंच भी कम थी। तो ये 2008-9 का आंकड़ा है। हालांकि वर्तमान में स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी इनकी जो स्थिति है वो आज भी बहुसंख्यक समुदाय की तुलना में कम है। इसके अलावा यहाँ पर विभिन्न धर्मों में साक्षरता दर के बारे में बात की गई है। ये 2011 का आंकड़ा है। हमारे भारत की जो कुल साक्षरता दर है 74% है। इसमें हिंदू आबादी की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, 63% है। यानी हमारे यहाँ हिंदू जितनी आबादी है उसमें 63% हिंदू जो है साक्षर हैं। मुस्लिमों की बात करें तो मुस्लिमों में साक्षरता दर जो है काफ़ी ज़्यादा कम है, 57% है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं ईसाई में 74% है, सिखों में साक्षरता दर जो है 67% है, बौद्धों में 71% है। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किसमें है, जैन में है। इस जैन समाज में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा समाज है। जैन समाज के लगभग 86% लोग साक्षर हैं। ये 2011 की जनगणना का आंकड़ा बताता है। यहाँ पर जो मुस्लिमों का जो साक्षरता रेशियो है वो काफ़ी कम है, अन्य समुदायों के मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा कम है। इसके अलावा यहाँ पे सरकारी नौकरियों का भी बताया गया है कि सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की आबादी कितनी है। यहाँ पर आईएएस की बात करें
तो यानी कि जो 13.5% नौकरियों में केवल ये लोग हैं, जितनी भारत में 100% नौकरियां हैं सरकारी, उनमें से 13.5% नौकरियां जो हैं उन नौकरियों में केवल ये लोग हैं। जैसे IAS सेवा में 3% है, IPS में 4% है, IFS में 1.8% है, जो PSU कंपनियां हैं सरकारी कंपनियां उनमें 3.3% हैं। ऐसे इनका आंकड़ा यहाँ बताया गया, यानी कि गवर्नमेंट जॉब में भी इनका जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा कम है, ये बात यहाँ पे बताई गई है। हालांकि ये आंकड़े पुराने हैं, लेकिन आज भी वर्तमान में भी बहुत ज़्यादा सुधार तो नहीं आया है, लेकिन बढ़ोतरी जरूर हुई है। तो देखिए उस समय क्या था, जो मुसलमानों की जो भी आर्थिक सामाजिक स्थिति है इसका आकलन करने के लिए उस समय एक समिति बनाई गई थी, सच्चर समिति, सन 2005 में। तो ये जो समिति है ये भारतीय मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने के लिए ये समिति 2005 में बनाई गई है। और ये समिति जो है न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई है, इसी वजह से समिति का नाम पड़ गया सच्चर समिति। और आप लोगों को एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी, अक्सर इसका नाम पूछा जाता है कि ये समिति किस समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने के लिए बनाई गई थी। तो ये मुस्लिम समुदाय के लिए बनाई गई थी। तो सच्चर समिति ने बाद में 2006 में अपनी रिपोर्ट दी है, और इस रिपोर्ट से पता चलता है कि यहाँ पर जो भी इस रिपोर्ट इन्होंने दी है, इस रिपोर्ट में जो भी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक संकेतक इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, इनके हिसाब से इन्होंने बताया है कि जो भारत के मुसलमान हैं इनकी स्थिति भारत में SC और ST जाति के समान ही है। कि जिस तरह से हमारे यहाँ SC ST वाले आसियाई समुदाय हैं, उसी तरह से भारत के मुसलमान भी हैं। इन्होंने एक उदाहरण के तौर पर समझाया भी है कि हमारे यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय के बच्चे हैं इनका स्कूल ड्रॉप आउट रेट सबसे ज़्यादा है, यानी मुस्लिम समुदाय के बच्चे सबसे कम समय तक स्कूल में रह पाते हैं। तो 7 से 16 साल की उम्र के मुस्लिम बच्चे जो हैं अन्य समुदायों के मुकाबले औसतन कम साल तक ही स्कूल में शिक्षा ले पाते हैं। देखिए सच्चर समिति ने एक और लोगों के मन में जो धारणा चलती थी उसका भी खंडन किया। अक्सर भारतीय लोगों को लगता है कि मुस्लिम समाज जो है वो बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता है, वो केवल अपनी जो दीनी शिक्षा है, यानी जो इस्लामिक शिक्षा है उसका पैरोकार है। वो चाहता है कि हमारे बच्चे मदरसों में पढ़ें। तो उस समय सच्चर समिति ने इस बात का भी सर्वे किया कि भाई मुसलमान चाहते क्या हैं। तो सच्चर समिति की रिपोर्ट ये बताती है कि उस समय केवल 4% मुसलमानों के बच्चे मदरसों में जाते थे, यानी केवल 4%। ये 100% आबादी में से केवल 4% मुसलमानों के बच्चे केवल मदरसों में जा रहे थे। बाद बाकी मुसलमानों के 66% बच्चे जो थे सरकारी स्कूलों में थे, और 30% जो थे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे थे। यानी जो लोग ये सोचते हैं कि मुसलमान केवल अपने बच्चों को मदरसों में भेजना चाहते हैं, ये गलत है। सच्चर समिति ने भी सिर्फ इस बात का खंडन किया है, और ये आंकड़ा भी दिया उस समय 66% जो मुसलमानों के बच्चे थे वो गवर्नमेंट स्कूलों में जा रहे थे, 30% प्राइवेट में, 4% मान ली ओनली जो थे वो मदरसों में जा रहे थे। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मुसलमानों के जो भी पारंपरिक वेशभूषा है तो उसकी वजह से उनके साथ भेदभाव होता है, जैसे बुर्का, लंबी दाढ़ी, जो उनकी फैर टोपी है। तो ये कुछ निशानियां जब आप लोग देखते हैं, हालांकि ये सभी मुसलमान तो नहीं पहनते, लेकिन फिर भी मुसलमानों का एक बड़ा तबका ये सब अपना जो पारंपरिक परिधान है पहनता है, और इन्हीं निशानियों की वजह से उन्हें अलग नज़र से देखा जाता है। ये सब चीज़ें उनके साथ भेदभाव का आधार बनती हैं। आपने क्लास 6 में एक व्यक्ति का नाम सुना होगा कि वो बेचारा किराया के लिए मकान ले रहा था, किराएदार के रूप में एक मकान लेने के लिए घूम रहे थे। जब जब वो बताते थे कि भाई हम मुस्लिम हैं, तो हिंदू जो मकान मालिक थे वो अपना कमरा किराए पर देने से मना कर देते थे। तो इस तरह से यहाँ पर इनके साथ ये भी होता है, कई बार क्या होता है, इन्हें इनके नाम की वजह से, इनकी पहचान की वजह से इन्हें समाज में जगह नहीं मिल पाती है, समाज में बहुत भेदभाव की नज़र से देखा जाता है। कई बार क्या होता है कि जब इस तरह की स्थिति इनके साथ होती है, जैसे मान लीजिए कोई मुस्लिम व्यक्ति हिंदू बस्ती में कमरा रूम लेने गया, अब हिंदू लोगों ने उन्हें कमरा ही नहीं दिया कि भाई ये मुसलमान है, हम कमरा नहीं देंगे। तो मजबूरी में ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कोशिश करते हैं फिर कि हमारे आसपास के जो इनके जो समुदाय के लोग हैं जहाँ पर निवास करते हैं उसी जगह पर इन्हें भी कमरा मिल जाए, इस तरह का ये प्रयास करते हैं। तो मुसलमानों के इसी सामाजिक हाशियाकरण की वजह से कुछ स्थितियों में भी केवल एक ही बस्ती या इलाके में सिमट कर रह जाते हैं। ऐसा अक्सर आप तो देखते भी होंगे, जिस समाज की या जिस समुदाय की आबादी कम होती है तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उसी जगह पे घर बनाना पसंद करते हैं जहाँ पे उन्हीं के समाज के लोग रहते हों। ये कई जातियों के साथ भी है। जैसे भारत में दलित जातियों की बात करें, जिनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो आज भी आपने देखा होगा दलित जाति वाले व्यक्ति वो कोशिश करते हैं कि उसी मोहल्ले में घर बनाएं, उसी मोहल्ले में घर लें जहाँ पे उनके ही बिरादरी के 4-6 लोग रहते हों, ताकि कोई व्यक्ति उनका शोषण न कर सके। तो यही इनके साथ भी है। जब इन्हें हिंदुओं की बस्ती में कोई कमरा नहीं मिलता है, वहाँ मकान नहीं मिलता है, मकान लेने पर लोग विरोध करते हैं, तो मजबूरी में ये लोग क्या करते हैं, जहाँ पर इनके मुस्लिम भाई रह रहे हैं वहीं पर ये भी बस जाते हैं। जब इस तरह से ये लोग एक ही जगह संकेंद्रित हो जाते हैं, कि बस्ती में संकेंद्रित हो जाते हैं, तो इसको अक्सर घेटोआइजेशन कहा जाता है, यानी घेटोआइजेशन होने लगता है।
देखिए, घेटोआइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जर्मनी से निकला है। हिटलर की जो नाजी विचारधारा थी, जिसमें कि यहूदियों के साथ भेदभाव हुआ था, तो उस यहूदियों के भेदभाव होने में क्या हुआ था, यहूदी जो थे अपनी बस्तियों तक सिमट कर रह गए थे। तो उस घटना को घेटोआइजेशन बोलते हैं। यानी आमतौर पर ऐसी इलाके या बस्ती जिसमें मुख्य रूप से एक ही समुदाय के लोग रहते हों, तो इस घटना को घेटोआइजेशन कहते हैं। यानी घेटोआइजेशन इस स्थिति तक पहुंचाने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। और यह प्रक्रिया जो है विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों पर आधारित हो सकती है। जैसे उस समय हुआ था, हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ जो एजेंडा फैलाया था, जो नैरेटिव बनाया था कि यहूदी लोग ऐसे हैं, बेकार हैं, तो यहूदी लोग डर या भय की वजह से संगठित होकर रहने लगे। उसके बावजूद भी उनके साथ क्या हुआ वो आप लोग जानते ही हैं। तो भय या दुश्मनी भी किसी समुदाय को एकजुट होने के लिए मजबूर कर सकती है, क्योंकि अपने समुदाय के लोगों के बीच रहने पर उन्हें ज़्यादा राहत मिलती है। और अक्सर भारत में आपने देखा होगा कि हर वर्ग के साथ ये समस्या है। जैसे दलितों के साथ बात करें या आदिवासी समाजों के साथ बात करें, तो अगर दलित वर्ग का कोई व्यक्ति किसी सबड़ मोहल्ले में मकान लेता है तो चांस तो है कि उसके साथ भेदभाव हो सकता है, उसको हे दृष्टि से लोग देख सकते हैं। तो प्रयास करता है, पहले पता कर लेता है कि भाई हमारे समाज के कितने लोग इस मोहल्ले में रह रहे हैं। अगर उस समाज के 4-6 लोग रह रहे हैं तो वो उनके आसपास ही अपना घर भी लेता है। तो ये आज भी हो रहा है। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि भय या दुश्मनी भी किसी समुदाय को एकजुट करने के लिए मजबूर कर सकती है। इस समुदाय के पास आमतौर पर वहाँ से निकल पाने के ज़्यादा विकल्प नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो शेष समाज से कटता चला जाता है। जैसे मुस्लिम समाज की बात करें, चूँकि मुस्लिमों को हिंदुओं की बस्ती में जगह नहीं मिल पाती है, तो ऐसे में जहाँ पर उनकी बस्तियाँ ये वहीं तक सिमट कर रह जाती हैं। और इनकी जो विचारधारा है, इनकी जो भी रीति रिवाज हैं या जो भी इनका विकास है, वो वहीं तक सीमित होकर रह जाता है। तो इस चीज़ को घेटोआइजेशन कहा जाता है। तो हम लोगों ने इस अध्याय के जरिए हाशियाकरण के बारे में अच्छे से जान लिया है कि हाशियाकरण क्यों होता है, किन किन कारणों की वजह से होता है। और हमने 2 समुदायों के बारे में बात भी कर ली, आदिवासियों के बारे में और मुस्लिमों के बारे में। अब हम लोग अगले चैप्टर में दलितों के बारे में बात करेंगे। अगला चैप्टर विस्तार में दलितों के बारे में बताएगा कि दलितों के साथ किस तरह से भेदभाव हुआ है। तो वो सब चीज़ हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। जैसा कि मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूँ कि अब आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से नोट्स को परचेज कर सकते हैं, जिसमें कि आपको एनसीईआरटी के नोट्स के साथ साथ अभ्यास प्रश्नों की भी श्रृंखला देखने को मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।